हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है। ओके, सो प्रियम्बल को हम लोग देखते हैं और प्रियम्बल को समझ लेते हैं। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ है वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रियम्बल जब हम बता रहे हैं तब थोड़ा सा एक बार प्रियम्बल को पढ़ना ज़रूरी है। ओके, उससे पहले हम बताते हैं कि प्रेम्बल क्या है। देखिए, बहुत सारे को पता होगा, लेकिन जो लोग न्यू कमर्स हैं, एकदम फर्स्ट टाइम आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या फिर जो भी पुराने बच्चे हैं, तो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, कोई भी बुक में जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से पहले एक रहता है आपका प्रीफेस, ठीक है ना। तो प्रीफेस में क्या रहता है कि जो टोटल बुक का जो जिस्ट है, तो लेखक जो राइटर जो लिखते हैं तो वो अपना जो भाव है, इमोशंस है, बुक से क्या जुड़ा हुआ है, तो वो प्रीफेस में देते हैं, ठीक है ना। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है उस बुक को लिखने के लिए, ठीक है, वो किनको डेडिकेट कर रहे हैं, या उस बुक का आइडियल्स क्या है, ठीक है। तो मतलब बिना बुक पढ़े आप कम से कम समझ जाइएगा कि ये बुक किसके बारे में है, ठीक है। तो उसी तरह प्रियम्बल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक टोटल आपको फ्रेमवर्क बता देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा प्रियम्बल पढ़ के कि हमारा आइडियल्स क्या है, हमारा जो इंडियन स्टेट है उसका आइडियल्स क्या है, फिलॉसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये आपको, और प्लस गोल्स क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं। कुछ हम अंडरलाइन करके रखे हैं, वो हम आप लोग को बता देंगे। सो एक बार पढ़ते हैं, चलिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay, तो इसका देखिए कुछ पार्ट्स है। अभी जो हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी देख लेते हैं जो मैं अंडरलाइन की हूँ वो क्या बोलता है। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो अंडरलाइन, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो हम खुद हैं, ठीक है। पब्लिक जो है, अथॉरिटी जो है वो पब्लिक खुद है, ठीक है ना। कोई दबाव नहीं दिया गया, कोई बाहर से हम लोग को फोर्स नहीं किया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग लीजिए, ठीक है ना, अपनाइए। नेक्स्ट यहाँ पे सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मतलब नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक, इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उसका नेचर क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि हम सॉवरिन, हम इंडिपेंडेंट है, हम वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे बोल रहा है। देखिए, सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, मैं पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी, अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। डेमोक्रेटिक, ठीक है, हम यहाँ पे चुनते हैं, मतलब गवर्नमेंट को चुना जाता है। और रिपब्लिक, जो स्टेट हेड है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो भी इलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए जस्टिस, हम यहाँ ये हो गया हमारा फिलॉसफी। इससे क्या पता चलता है, इंडिया का नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्टिस दे रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा सिटीजन्स के लिए, जस्टिस किस तरह का जस्टिस देंगे हम, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है इंस्पायर हुआ था रशियन रेवोल्यूशन से। ये जस्टिस जो है वर्ड वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट देखिए लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जहाँ भी आएगा ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। तो ये भी आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव्स है। बाकी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट में देखिए यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन की हूँ वो है डेट ऑफ एडोप्शन। एडोप्ट कब किया गया था, देखिए जो इन्फोर्स हुआ वो 26 जनवरी को हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ, ओके। लेकिन जो एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, वो हुआ आपका 26 नवंबर 1949 रेडी हो गया था, और फिर 26 जनवरी को ये इन्फोर्स हुआ था। तो दो डेट जो है ना वो अलग अलग है। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है हम खुद कॉमन मैन जो है कंट्री का वो खुद सोर्स है, हमारे ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स इम्पोज किया हुआ नहीं है। समझ में आ गया।
प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा जो पॉलिटिक्स किस तरह का है, बेस किया हुआ है सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सारे कीवर्ड्स अलग अलग पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप लोग को ईजी होगा नोट्स बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा गोल क्या है, आवर गोल इज टू प्रोवाइड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, क्या देंगे हम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को, जस्टिस देंगे, किस तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल देंगे। लिबर्टी कैसे देंगे, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और डेट ऑफ एडॉप्शन। ये हो गया आपका 4 पार्ट। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स है वो हम लोग देखते हैं। ये जो प्रियम्बल है इसका इंस्पिरेशन हम लोग को ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। ओके, तो यूएस में भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसी तरह से शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो प्रियम्बल जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड था। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रियम्बल को क्या बोला गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किन्होंने ड्राफ्ट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद ये लास्ट में फॉरवर्ड किया गया था, मतलब प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और फिर वो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसी तरह से ये प्रियम्बल जो है वो भी पास हुआ था। ओके, अभी एक कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्सी था कि प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन होता है वेदर प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेचर और नॉट, ये भी हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन देखेंगे वेदर प्रियम्बल कुड बी अमेंडेड और नॉट, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं जा सकता है। ओके, चलिए अभी जो है कीवर्ड्स जो है वो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले है सॉवरिन। देखिए सॉवरिन का लिटरल मीनिंग जो है वो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नली एंड इंटरनली, क्योंकि हम लोग देखिए नेशन स्टेट में हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एक स्टेट है, स्टेट मतलब इंडिया एक स्टेट, यूएस एक स्टेट, ऐसा नहीं है कि बिहार एक स्टेट, वेस्ट बंगाल एक स्टेट, यूपी एक स्टेट, ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब जब हम स्टेट बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कंट्री, स्टेट रिप्रेजेंट दी कंट्री। ओके, सो जब सॉवरिन बोल रहे हैं एक्सप्लिसिटली हमको बोलने की ज़रूरत है कि एक्सटर्नली और इंटरनली सॉवरिन है, ठीक है, खाली इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे। सॉवरिन का मतलब दोनों है। इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर कोई बाहर का देश या बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको डिक्टेट नहीं करता, इवन यूएन भी, यूनाइटेड नेशन हमको डिक्टेट नहीं करता। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर थे लेकिन वो हमने वॉलंटरीली लिया था, ठीक है, कोई फोर्सफुली हमको दिया नहीं गया था, मतलब करवाया नहीं गया था। ओके, अगर हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपना स्टेट को थ्रू यूएन और थ्रू द कॉमनवेल्थ नेशन, थ्रू कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऊपर कोई इम्पोज नहीं किया हुआ है, राइट। मतलब हमारा कोई इंटरनल अफेयर में कोई कुछ बोल नहीं सकता। जैसे यूएसए बहुत बार चाइना के और इंडिया के अभी जैसे हो रहा है प्रॉब्लम्स लद्दाख के लिए, तो वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर का जो मामला था उस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यूएसए बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमको आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे ऊपर दबाव नहीं है, कोई अपने से बोल सकता है, पूछ सकता है कि आपको मदद चाहिए कि नहीं, बट हमारे ऊपर वो डिसीजन है कि हम वो मदद लेंगे कि नहीं। कोई फोर्सफुली आके हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी लॉ को, कोई भी अमेंडमेंट को चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो ये हो गया एक्सटर्नल। नाउ इंटरनली इसलिए बोल रहे हैं, देखिए एज पर थॉमस हॉब्स, ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ओके, तो उन्होंने कहा था कि एक बार अगर स्टेट क्रिएट अगर हो जाता है, ठीक है, स्टेट वंस अगर स्टेट अगर क्रिएट हो जाता है तो स्टेट जो है वो सुप्रीम है कोई भी चीज़ से। ओके, ऐसा नहीं है कि कल आके कोई रिलीजियस फतवा वाला लोग आके बोल दिया कि नहीं हम मतलब कोई भी जो है कि हमारे बल के दम पे नहीं कोई ले लेगा कि हाँ ये हम स्टेट का हम राजा है, हम बिलोंग करते। कोई नक्सलाइट आके नहीं कंट्री को बोल सकता है कि चलो कब्जा कर लेगा, है ना। कि जैसे कि अफ़गानी लोग आके हमारा दिल्ली को कैप्चर कर लिए थे पहले, तो उस तरह का नहीं है कि कोई भी उग्रवादी संस्था हो या कोई भी दूसरे टाइप पॉलिटिक्स हो ग्रुप आके कोई जो है कैप्चर नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि देखिए थियोरेटिकली, मतलब एज पर डी जियोरे, मतलब थियोरेटिकली
सुप्रीम है, लेकिन जो डिफैक्टो है ना, जो मतलब प्रैक्टिकली है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट को कंट्रोल करता है, जैसे WTO, ठीक है, IMF, HR, ठीक है, मतलब कुछ कुछ जैसे जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ठीक है, वो उस तरह का जो है कि आपको लोन चाहिए, आपका क्रेडिट कितना अच्छा होगा तब दिया जाएगा। तो कुछ कुछ जो है वो जो है कंट्रोल किया जा सकता, कंट्रोल करता है। हम लोग ऐसे थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि नहीं, हमको कोई कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन हमको जब मदद चाहिए होगा तो हमारा क्रेडिट देखेगा, देश का क्रेडिट कैसा है या देश कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से हमको डिफरेंट जो है फंड मिलता है। ओके, प्लस जाके जो सैन्यबल मिलता है, अब अलग अलग इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उस तरह का हेल्प मिलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट, तो कुछ हद तक ये कॉन्सेप्चुअल जो है वो चीज़ को यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और एक चीज़ है, जैसे R2P बोल के एक संस्था है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या है कि कोई भी, ये US का है, तो कोई भी स्टेट अगर अपना ह्यूमन राइट्स को, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, कि अब मतलब एकदम कहीं भी जिनोसाइड्स हो जा रहा है, कहीं भी मास जिनोसाइड हो रहा है, तो वो अगर स्टेट नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा है R2P, पहले वो बोलेगा, पहले बातचीत होगा कि आप अपना जो देश का ह्यूमन राइट्स का जो संस्था है उस वो से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो लोग अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब जाके अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है UN में, तो वो वहाँ पे वोटिंग होता है, उसके बाद आके वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि एट रैंडम जो है कोई भी बंदूक लेके आगे सेना उतर गया और आके यहाँ पे जो है देश को प्रोटेक्ट करने का, मतलब जो हमारे देश का ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। पहले बातचीत होता है जब एक देश नहीं सक रहा है कंट्रोल करने को, तब, जैसे सीरिया में। ओके, नाउ सोशलिस्ट मतलब जैसे कि वेलफेयर। ओके, तो डेमोक्रेटिक विद गांधीयन वेरिएंट। तो गांधीयन वेरिएंट मतलब क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पे शो करता है, मतलब हम तरक्की करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश का तरक्की के लिए हम जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो भी सोशली थोड़ा सा बैकवर्ड है उन लोगों को हम छोड़ देंगे। हम धीरे धीरे करेंगे, हमको दौड़ना नहीं है, लेकिन हम सबको साथ लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। तो देखिए इस तरह का आर्टिकल में हम लोग को पता चलता है कि हाँ, हमारा जो देश है वो सोशलिस्ट है। फिर 39 है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सबके लिए। ओके, आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो क्या है ना कि हम हम जो स्टेट का वेलफेयर के बारे में भी हम सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाली स्टेट को जल्द से जल्द जो है एकदम तरक्की को ले जाएंगे और जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। देखिए गांधीयन वेरिएंट बोला है, प्लस जो कि नेहरू का भी हम बोल सकते हैं फेबियन जो है वो वेरिएंट। कम्युनल नहीं है डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो जो होता है वो बहुत वायलेंट होता है। ओके, तो सोशलिस्ट आप लोग समझ गए हैं कि वेलफेयर स्टेट है, मतलब हम तरक्की करेंगे देश में, लेकिन वेलफेयर को लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेक्युलर। देखिए सेक्युलर का ओरिजिनल मीनिंग अगर वेस्टर्न हिसाब से आप बोलिएगा तो क्या हुआ है ना, वेस्टर्न हिसाब से आप बोलिएगा कि स्टेट का रिलीजन से कोई भी नाता नहीं है, ठीक है। स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ना वो एक पब्लिक अफेयर है, ठीक है। पॉलिटिक्स एक पब्लिक अफेयर है, ठीक है, और रिलीजन जो है वो प्राइवेट अफेयर है, ठीक है। तो प्राइवेट अफेयर को ये जो स्टेट है, मतलब जो कंट्री है, स्टेट है, इसको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब रिलीजियस जो है, रिलीजन जो है ना वो एक प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट अफेयर, और पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, एक पब्लिक अफेयर है। तो ये रिलीजन को, इस रिलीजन को कुछ मतलब होना नहीं चाहिए, स्टेट को रिलीजन से कुछ मतलब होना नहीं चाहिए एज पर वेस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हम बोल सकते हैं डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन, ठीक है। सच में क्या है अभी, अब बोल सकते हैं स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर और सिंगल रिलीजन, ठीक है। इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इंडिया धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इंडिया में क्या है, सर्वधर्म संभाव है, ठीक है ना, हर धर्म को हम लोग मानते हैं। सिंस रेस्पेक्ट ऑल, अभी सेक्युलर किस तरह से बोल सकते हैं कि चलो एक धर्म को हम नहीं मान रहे हैं, सबको हम इक्वल रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सेक्युलर है।
तो आर्टिकल 25 to 28 जो है वो मतलब आपको बताता है टोटल रिलीजन, मतलब राइट टू रिलीजन जो है उसके बारे में, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे कोई डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब पब्लिक सिलेक्ट करता है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आर्टिकल 326 इसके बारे में बोलता है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, पब्लिक चूज करता है, हम चूज करते हैं हमारा गवर्नमेंट को। प्लस 325 क्या बोलता है आर्टिकल, कि नो पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू, मतलब कोई भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है इलेक्टोरल रोल में, ठीक है ना, मंत्री बन सकता है, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स में, ठीक है। और एक चीज़ है, डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। पहले रिप्रेजेंटेटिव देख लेते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव में ना दो तरह का होता है, एक पार्लियामेंट्री होता है और एक जो है वो होता है प्रेसिडेंशियल। एक पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल जो है वो यूएस में है और पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो क्या है कि पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द पावर, मेक द लॉस एंड रन द गवर्नमेंट। क्या करता है, पीपल के थ्रू इलेक्ट होता है, अपना जो है पावर एक्सरसाइज किया जाता है, लॉज बनाते हैं, जो है पार्लियामेंट में लॉज बनता है, ओके, और फिर गवर्नमेंट को चलाते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे क्या होता है, जो पीपल जो है ना वो एक्सरसाइज करता है, अपना सुप्रीम पावर जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकता है। किस तरह से करता है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कुछ टूल्स है, मतलब कुछ टूल्स जैसे कि रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल एंड इनिशिएटिव। अभी क्या है, देखिए इनिशिएटिव क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आम जनता कोई बिल लेके नहीं आ सकता, वहाँ पे है ना आम जनता कोई बिल के लिए इनिशिएट कर सकता है, ओके, ठीक है। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में क्या है कि गवर्नमेंट अगर उन लोगों को, अगर पब्लिक को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रहा है तो पब्लिक पूरा टेन्योर ख़त्म होने से पहले वो रिकॉल कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, हमारे वहाँ पे क्या है ना कि वो नो ऑब्जेक्शन मोशन होगा तभी जाके जो सांसद है वही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक कर सकते हैं। फिर जाके प्लेबिसाइड में क्या होता है कि जो अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट कुछ होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिक का जो है ओपिनियन लिया जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन देता है कि हाँ किसको कितना, किसको तरफ पब्लिक है। रेफरेंडम क्या है, अदर देन टेरिटोरियल डिस्प्यूट छोड़ के अगर और दूसरा कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो रेफरेंडम कहलाता है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिपब्लिक मतलब क्या है कि आवर हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट है हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, इलेक्टेड हेड है और हेरिडेटरी नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट दो तरह का होता है, एक होता है हेरिडेटरी और एक होता है इलेक्टेड, ठीक है। तो हेरिडेटरी में जो होता है दैट इज़ द मोनार्क कहा जाता है और इलेक्टेड हेड जो होता है उसको रिपब्लिक कहा जाता है। जैसे मोनार्क, जैसे ब्रिटेन में जो है वो हेरिडेटरी है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जो मतलब राजा या रानी जो होता है वही हो सकता है, उसका जो हेरिडेटरी है, आम पब्लिक नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो रिपब्लिक है, इलेक्टेड, कोई भी कॉमन मैन प्रेसिडेंट, मतलब जो भी है क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है तो फिर वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में भी उसी तरह का है मोनार्क, ठीक है। नाउ जस्टिस हम लोग किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल जस्टिस मतलब कि जैसा भी पब्लिक है, आम जनता है, उसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, कास्ट, क्रीड, इस तरह से सबको हम इक्वल जस्टिस दे रहे हैं। इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है उसके लिए अलग से लॉ बनाया गया है, कोई गरीब रिस्का वाला है तो उसके लिए अलग लॉ बनाया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस हम लोग सोशली जस्टिस दे रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, एक जगह पैसा अक्यूमुलेट नहीं हो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिफरेंट जो है मतलब बेनिफिट मिले, इसलिए डिफरेंट जो गवर्नमेंट है वो लेके आते हैं, है ना, जो उनका जो स्कीम्स है वो लेके आते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस इन द सेंस कि कोई भी सब कोई वोट दे सकता है, फिर जाके जो है आपका खड़ा हो सकता है, ठीक है। जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसके लिए अलग क्राइटेरिया है वोट में खड़ा होने के लिए, लीडर बनने के लिए, और जो वीकर सेक्शन है उसके लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको जस्टिफाई कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और DPSP। अब लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग को पता चलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट लिबर्टी जो है, अच्छा और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, देखिए इंडिया में जब है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जब स्टार्ट हुआ तो एक मतलब मेल फीमेल में कोई डिस्ट्रीब्यूट मतलब है ना, मेल फीमेल में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन जब यूएस में स्टार्ट हुआ था इलेक्शन, तो वो है ना, वो लोग मेल को ही मानते थे। बहुत सालों बाद, 100 मतलब फिर भी 100 सालों बाद वो लोग फीमेल को भी मतलब देना स्टार्ट किए हैं, जो है उनको मतलब वोटिंग राइट्स। ये एक चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी किस तरह का देंगे? लिबर्टी थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ। देखिए लिबर्टी का जो है ना, जो राइट टू फ्रीडम वाला जो है ना फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 to 22, वो सारे चीज़ आप लोग को वहाँ पे बोलता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ मतलब है ना एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारे जो है वो सब कुछ हम लिबर्टी देते हैं। और ये है फंडामेंटल राइट्स में। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे अगर कोई हमको दबाना चाहता है, हमको कोई सैबोटेज करना भी चाहता है, तो क्या है ना, ये इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ है इन केस ऑफ वायलेशन, ठीक है। तो हमारा लिबर्टी कितना अच्छे से, मतलब देखिए हमारे जो फोर फादर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने हम आम जनता के लिए कितना कुछ सोचा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम लिबर्टी जो है वो हमको मिलता है। इक्वलिटी, इक्वलिटी भी फिर देखिए आर्टिकल 14 to 18 वो भी फंडामेंटल राइट का भाग है, ठीक है। इक्वलिटी, इक्वलिटी मिलता है हम लोग को। इक्वलिटी मतलब इन्फोर्सेबल लॉ, जस्टिस में, फिर जाके अपॉर्चुनिटी जॉब में, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है उसमें मिलता है। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, ओके, वननेस। बोल रहा है कि जो फ्रैटर्निटी है वो हमको पूरा हम एक देश का सिटीज़न है, ठीक है। तो सारा जो देश है ना टोटल, वहाँ पे हमको अपना डिग्निटी बनाए रखना है, ठीक है। और डिग्निटी बनाए रखना है और टोटल देश को जोड़ के रखना है, ठीक है। मतलब एज पर लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा से भी हमको जोड़ के रखना है। क्या है ना कि हम एक दूसरे की भाषा को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ओके। कल्चर को अपनाना चाहिए, कल्चर को डाइवर्सिटी, ऐसे भी इंडिया को बोला जाता है डाइवर्सिटी, ओके। डिफरेंट डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो ये भाईचारा है, भाईचारा फैलाने का डिफरेंट डिफरेंट। देखिए हमारे यहाँ पे जितना भी फेस्टिवल्स होता है, त्यौहार होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि बिहारी है तो खाली होली हम ही लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट हर स्टेट के जो पब्लिक है वो लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो ये एक भाईचारा का इंटीग्रिटी है, एक सोशल बॉन्डिंग है, ठीक है। फिर जाके ये आपको 51A में भी मिलेगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि कुछ देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस। फंडामेंटल राइट्स क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डीपीएस भी क्या है कि अभी ये चीज़ स्टेट को करना है, डायरेक्टिव दे रहा है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? हम लोग को तो ये चीज़ मिला है, लेकिन एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे भी कुछ दायित्व होता है, हमारा भी कुछ मतलब क्या है ना, कर्तव्य होता है देश के प्रति। तो वो 51A में लिखा हुआ है कि उसी में देखा, मतलब समझ में आएगा आप लोगों को कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वो आपको ख्याल रखना होगा कि किसी को डिग्निटी को हैम्पर ना करे। प्लस वेमेन जो है उनको रेस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, वेमेन का डिग्निटी को हार्म नहीं किया जाए। तो ये इस तरह का कुछ कुछ आप लोग को पढ़िएगा। देन क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए यूनिटी तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ऐसा क्या हुआ जो इंटीग्रिटी लिखने की जरूरत पड़ गया? उससे पहले हम पहले यूनिटी बताते हैं। देखिए आर्टिकल 1 में जो है ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट बोल रहा है, और कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनियन ऑन एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। बोल रहा है कि इंडिया जो है ना वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इतने जो छोटा जो स्टेट्स है वो पूरा एक कंट्री है, ठीक है। ये अगर सेंट्रल है तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये चाह के भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में वो अगर बोलेगा वो कम्युनलिज्म के बेसिस पे, रीजनलिज्म के बेसिस पे, कास्टिज्म के बेसिस पे, वो कभी भी अलग हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख दिया है कि बाद में जाके कभी अगर इस तरह का मौका खड़ा होता है कि यूपी वाले बोले कि नहीं हम यहाँ से अलग हो जाएंगे, कोई वेस्ट बंगाल बोले कि हम अलग हो जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। प्लस अभी देखिए इंटीग्रिटी बोला, जो यूनिटी है ना वो एक पॉलिटिकल टर्म है, ठीक है, लेकिन इंटीग्रिटी जो है ना वो एक ना इमोशन वाला टर्म है। इंटीग्रिटी मतलब कि
इमोशंस है उस वर्ड में, ठीक है, कि हम जो है वो साइकोलॉजिकली भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खाली पॉलिटिकली जुड़े हुए नहीं हैं, हम साइकोलॉजिकली और जो इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यहाँ पे लिखा गया है। होप आप लोग को सारे जो कीवर्ड्स है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन ये टोटल जिस तरह से लक्ष्मीकांत में है मैं उसी तरह से पढ़ा रही हूँ आप लोग को, कुछ भी मिस नहीं जाएगा। और इसके बाद जो है ना आप लोग जो MCQs है वो लगा लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा। वेदर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। देखिए यहाँ पे 1960 में बेरुबरी केस एक हुआ था, ओके, तो वहाँ पे बोला गया था कि क्या प्रियम्बल, यहाँ पे क्वेश्चन उठा था प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने कहा था, पॉजिटिव नोट में कहा था, इट इज़ द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इट्स, ये एक इंट्रोडक्शन है बोला था और प्रीफेस बोला था, लेकिन जो है और जब ग्रे एरिया हो, जब समझ में नहीं आए, जब ब्लैक एंड वाइट नहीं हो, कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, तब क्या है ना प्रियम्बल को आप रेफर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोला था, लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बेरुबरी केस में 1960 में बोला गया है कि ये की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द इंट्रोडक्शन, इट इज़ द प्रीफेस और कैन बी रेफर्ड, अगर ग्रे एरिया हो तो आप रेफ़र कर सकते हैं प्रियम्बल को, लेकिन ये पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंदा भारती केस जब हुआ तो क्या होता है कि जो अर्लियर डिसीजन जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर देता है, ओवरराइड कर देता है और बोलता है कि नहीं, चूँकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी तरह से सेम मैनर में प्रियम्बल भी पास हुआ था, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट ओवररूल्ड द सुप्रीम कोर्ट्स अर्लियर डिसीजन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये उन्होंने दिया था। लेकिन वहाँ पे 2 क्लॉज लगा दिया गया कि इट इज़, ये सोर्स नहीं है, लेजिस्लेचर का सोर्स नहीं है, लॉ बनाने का सोर्स नहीं है, या कोई भी लॉ अगर बनता है तो वहाँ पे उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लस ये जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ओके, और इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। मतलब अगर प्रियम्बल आप देखिए जाके फंडामेंटल राइट्स अगर आपका कहीं वायोलेट होता है तो आप कोर्ट में जाके लड़ सकते हो, फाइल कर सकते हो कि देखिए मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारा वायोलेट हो रहा है। लेकिन प्रियम्बल में अगर कुछ लिखा है और आप जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते हो, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको पहले वो जो वर्ड है या वो जो मतलब जो कीवर्ड्स है, अगर वहाँ पे आपको लग रहा है कुछ ब्रेक हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तब आपको आर्टिकल में उसको चेंज करना पड़ेगा पहले, तो है ना, बिल पास करके आर्टिकल बनाना, आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा, या कौन सा आर्टिकल उसको रेफर करना पड़ेगा, तब जाके वो इन्फोर्सेबल कोर्ट में होगा। मतलब डायरेक्ट प्रियम्बल को कोर्ट में जाके आप नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल में देखिए ऐसा लिखा है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन आप आर्टिकल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और भी एक चीज़ है कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है बोल के आप लॉ नहीं बना सकते हो, और प्रियम्बल में लिखा बोल के लॉ को बनाने से रोक भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। नाउ अमेंडमेंट क्या हो सकता है? जी हाँ, अमेंडमेंट हो सकता है, एक ही बार अमेंडमेंट अभी हुआ है 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो आर्टिकल 368 के थ्रू ही हुआ है। नाउ क्या क्या ऐड हुआ था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है प्रेम्बल का? देखिए सिग्निफिकेंस जो है वो उसका जो पार्ट्स है ना उसी में छिपा हुआ है। देखिए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा खुद का जो है पब्लिक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आइडियल से हमारा स्टेट का। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। एडॉप्शन का जो डेट है वो भी हमारे वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिलॉसफी जैसे रिफ्लेक्ट होता है प्रेम्बल में, सॉवरेन इम्प्लाई करता है कि हमने कितना मुश्किल से, कितना जद्दोजहद के बाद हमने जो स्ट्रगल है, एक्सट्रीम स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस हमने एक्वायर किया, ओके। फिर देखिए जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म है, आइडियलिज्म जो है सोशलिज्म का वो गांधीयन है, ओके। फिर सेक्युलर जो है वो भी इंसर्ट किया गया, ठीक है। सेक्युलरिज्म जो है वो सोशलिस्ट और सेक्युलर ये सब इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 42nd, ओके। फिर जस्टिस, लिबर्टी, किस तरह का जस्टिस दे रहे हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी क्वालिफाई करता है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो क्या है ना कि फिलॉसफी जो है ना, सिग्निफिकेंस क्या है, फिलॉसफी बता रहा है आपको, किस तरह का ऑब्जेक्टिव बता रहा है, तो यही सिग्निफिकेंस है प्रेम्बल का।
अभी डिफरेंट व्यूज़ है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए के मुंशी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा था इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुरदास भार्गव वो भी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उन्होंने कहा था द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ ज्यूवल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ प्रॉपर यार्डस्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सब कुछ ही बोल दिया। बी आर अम्बेडकर ने कहा सेक्रेट डॉक्यूमेंट। एम हिदायतुल्लाह फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या कहा प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, इट कंटेन्स अ सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये रिजेंबल करता है यूएस का जो प्रेम्बल है डिक्लेरेशन को, लेकिन ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे हम लोग सोलमली रिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए एक रेवोल्यूशन छोड़ के कोई भी इसको ऑल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो होप आप लोग को सब समझ में आ गया। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी कीवर्ड्स है मैंने बताया वो सारा भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब MCQs करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। बोल रहा है कि जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था। आप लोग अपने से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर जो है वो है 2 सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि 76 में टोटल जो है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ। सॉवरेन सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये दो कीवर्ड जो है 76 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच नेम और नेम्स इज़ आवर कंट्री मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया आप लोगों को कि इंडिया को किस तरह से, मतलब हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन नामों से बुलाया जाता है। तो करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, भारत एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है। हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए देने का, आंसर देने का। आंसर है लास्ट वन, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सॉवरेन सेक्युलर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स एज गिवन। अभी लास्ट वाला ही क्वेश्चन हम लोगों ने कहा। चलिए, सॉवरेन मतलब सी होगा, सॉवरेन फिर क्या होगा सोशलिस्ट, CADB फर्स्ट वन। Question number 5, which one of the following words have been added to the preamble by the 42nd amendment। तो 42nd amendment के थ्रू कौन सा वर्ड यूज हुआ है, मतलब आया है, कौन कौन सा वर्ड। ठीक है, यहाँ पे कोड से बताना है। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर, सो 1 and 2 मतलब सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। क्या कौन सा बताता है इसमें से कि इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है। तो इसका सही आंसर है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में लिखा है कि सोशलिस्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। 1975 में कौन सा वर्ड यूज नहीं हुआ था, तो कौन सा नहीं था, इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 8, in which form is India declared in the preamble of the Indian Constitution। किस तरह का फॉर्म में, मतलब क्या किस तरह से लिखा हुआ है। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। कौन सा करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रियम्बल, करेक्ट। इट इज़ नॉन जस्टिफिएबल, करेक्ट। इट कांट बी अमेंडेड, नहीं होगा। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, in the preamble of the constitution adopted on 26 November 1949 which was or were not present।
कौन सा नहीं था? 26 नवंबर 1949 में कौन सा जो वर्ड था वो नहीं था? तो सोशलिस्ट नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं था, सेक्युलर नहीं था. 1, 2 and 3. फर्स्ट वन. Question number 13. The word secularism was inserted in the preamble of the Indian Constitution by किसके थ्रू हुआ? 42nd Amendment Act. Question number 14. The goal of Constitution is to secure or assure for all its citizens justice, social, economic, liberty of thought and expression, equality of opportunity, dignity of the individual. इसमें सारे हैं, all of the above. ठीक है. Question number 15. India is a republic means India republic है. इसका मतलब क्या है? There are no hereditary rulers in India. Question number 16. India has the people's sovereignty because the preamble of the Constitution begins with the words. People sovereignty है. People क्या है? People का independence है. कौन बताता है? We the people of India. Question number 17. Where have the words "We the people of India" been used in the Constitution of India? Preamble of the Constitution. All persons completely and equally are human. This principle known as universalism. Question number 19. Which one of the following is the correct expression of the term secular in India? Secular in अगर इंडिया को बोले तो देखिए धर्मनिरपेक्ष है नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सेक्युलर लिखा हुआ है तो आपको बोलना ही पड़ेगा. ठीक है. देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द वर्ड्स इज नॉट इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा नहीं है? सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, सॉवरिन है, पब्लिक वेलफेयर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा लिबर्टी नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है. इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है. ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी. क्वेश्चन नंबर 22. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा नहीं है? सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, रिलीजियस जस्टिस नहीं है. मतलब करेक्ट आंसर रिलीजियस जस्टिस. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या क्या है? कौन सा ट्रू है? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. करेक्ट. above mentioned words are inserted. देखिए ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल. अगर ये बी आर अम्बेडकर का हिसाब से बोला जाता तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता, अगर उनका नाम मेंशन किया हुआ रहता तो. Question number 25. Who among the following called the preamble of the Constitution the horoscope of our sovereignty democratic republic? देखिए हमने पढ़ाया आपको के मुंशी. Question number 26. Who termed the Constitution a sacred document? B.R. Ambedkar. In which of the following cases Supreme Court held the preamble forms a part of the Constitution? यह है केशवानंदा भारती केस. ये सेम क्वेश्चन है, घुमा के दिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंदा भारती केस. क्वेश्चन नंबर 29. इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन. किसमें दिया है इकोनॉमिक जस्टिस? तो प्रियम्बल और डीपीएसपी. ठीक है. तो प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस बोला गया और डीपीएस में बहुत सारा आर्टिकल है जो आपको बताता है कि इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना होगा या फिर होना चाहिए. 30. The ideals and the objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in. जो objectives है preamble का वो कहाँ पे elaborate और किया हुआ है? Chapter on DPSP, fundamental rights and fundamental duties. Question number 31. The objective of Indian Constitution is reflected in which of the following? Objective जो है Indian Constitution का वो कहाँ पे reflect करता है? Preamble of the Constitution. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एनश्राइन इन द प्रियम्बल? कितने टाइप की जस्टिस है? जस्ट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. सो 3. क्वेश्चन नंबर 33. द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स. करेक्ट. इज इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी. करेक्ट. डिस्क्राइब्स द एम ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्स टू. ये ऑल सब होगा यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे ना आप लोग एक कर दीजिएगा, ये सारे करेक्ट है. ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव होगा. Question number 34. Which one of the following is correct? Social equality is not guaranteed in our constitution.
सोशल इक्वलिटी इज़, देखिए ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सोशल इक्वलिटी इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये रहा आपका 34 क्वेश्चंस। होप आप लोग को टोटल प्रियम्बल समझ में आ गया होगा। अच्छा, और एक चीज़ है, जो प्रियम्बल प्रियम्बल को अमेंडमेंट जो हुआ था 42nd अमेंडमेंट, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को उसको कोई हाथ नहीं लगाए, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज होते रहता है, और वो सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है कि कौन क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सो होप आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। थ्योरी थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ये मेंस एंड प्री दोनों के हिसाब से मैंने पढ़ाया है, और टोटल एमसीक्यूज़ भी एक ही में मैंने कर दिया है कि आप लोग तुरंत पढ़िए और तुरंत आप लोग यहाँ पे अपना अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकें। तो एक दो बार देख लीजिएगा, होप आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा सा बिल्ड होगा और हम और भी अच्छा वीडियो लेके आ सकेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।